है गाइस, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल श्यामा स्टडी पॉइंट पर। आज क्लास 10th के रसायन शास्त्र का चैप्टर फर्स्ट जो कि रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण है, उसका हम लोग लेक्चर 3 देखने वाले हैं। इस वीडियो में हम आप लोगों को रासायनिक समीकरण के उपयोग से लाभ एवं रासायनिक समीकरण की सीमाएं के बारे में हम पढ़ाएंगे कि उसकी क्या सीमाएं हैं, क्या कमी है। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले आप अगर क्लास 10th का मेरा लेक्चर फर्स्ट और लेक्चर सेकंड नहीं देखे हैं तो आप वो वीडियो जाके देख लें, ताकि आपको ये समझने में काफ़ी आसानी होगी। इस वीडियो का लिंक यानी लेक्चर फर्स्ट और लेक्चर सेकंड का लिंक इसके डिस्क्रिप्शन में हम दे देते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। रासायनिक समीकरण के उपयोग से लाभ। रासायनिक समीकरण के उपयोग से हमें क्या लाभ मिलती है, क्यों हम इसका यूज करते हैं। तो पहला लाभ है कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया का समीकरण के रूप में निरूपण आसान होता है तथा इससे समय की बचत होती है तथा लिखने के लिए कागज़ पर कम स्थान की ज़रूरत होती है। देखिए, कोई भी अगर हम रासायनिक अभिक्रिया लिखते हैं तो उसमें हमको क्या होता है कि हमको समय की बचत होती है और हमको लिखने के लिए कम कागज़ की ज़रूरत पड़ती है, कागज़ पर कम स्थान की ज़रूरत पड़ती है। जैसे हम लिखते हैं कि जैसे मान के चलिए हम कोयला को जलाते हैं, क्या करते हैं, कोयला को जलाते हैं। तो हम लिखेंगे कार्बन प्लस ऑक्सीजन और ये बनाया कार्बन डाइऑक्साइड। ये क्या बनाया, कार्बन डाइऑक्साइड। अब देखिए हमको समय भी ज़्यादा लगा, जगह भी ज़्यादा लगा, समय भी ज़्यादा लगा और जगह भी ज़्यादा लगा। इसी के जगह पर हमने लिख दिया C+O2, ये बनाया CO2। अब इससे क्या हुआ, हमको समय भी कम लगा और जगह भी कम लगा, कागज पर जगह भी कम लगा। दूसरा फायदा है कि रासायनिक समीकरण की सहायता से प्रतिफल की एक निश्चित मात्रा के निर्माण के लिए आवश्यक अभिकारकों एवं प्रतिफल के द्रव्यमान की गणना ठीक की जा सकती है। इसको थोड़ा सा समझिए। हम जब रासायनिक समीकरण लिखते हैं तो हमको ये पता चल जाता है कि यहाँ अभिकारक कितना है और प्रतिफल कितना बना। जैसे कार्बन है 1 मोल है तो कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 12, कार्बन का परमाणु संख्या 12। अब CO2 का अगर निकालेंगे हम मोलर मास तो ये हो जाएगा यानी आणविक द्रव्यमान, तो ये हो जाएगा कार्बन का 12 प्लस 16 दूना 32, तो 12 32 कितना 44, यानी 12 ग्राम कार्बन को जलाने पर हमको कितना ग्राम मिलता है कार्बन डाइऑक्साइड, 44 ग्राम। तो इस हिसाब से हम ऐसे भी निकाल सकते हैं कि 6 ग्राम कार्बन को जलाएंगे तो कितना बनेगा, तो ये बनेगा 32 ग्राम। तो इस तरह से हम इसका प्रतिफल और अभिकारक की गणना हम लोग ठीक कर सकते हैं। किसके यूज़ से, तो हम किसके यूज़ से कर सकते हैं, तो रासायनिक समीकरण के यूज़ से। फिर उसी तरह हम निकाल सकते हैं कि अगर हम 32 ग्राम ऑक्सीजन को कार्बन के साथ रिएक्ट करेंगे तो कितना ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, 44 ग्राम। तो फिर इसी में हम अलग अलग मात्रा के साथ हम कार्बन डाइऑक्साइड का हम तुलना कर सकते हैं कि कितना निर्माण होता है। तो इस तरह से हमको रासायनिक समीकरण की सहायता से एक फ़ायदा मिला कि हम अभिकारक और उसके प्रतिफल की गणना हम लोग ठीक कर सकते हैं। तीसरा है कि संपूर्ण विश्व में एक ही रासायनिक संकेत का उपयोग होता है। जैसे अगर हम लोग कार्बन के लिए C लिखते हैं तो जर्मनी में भी कार्बन के लिए C ही लिखा जाता होगा, नेपाल में भी C ही लिखा जाता होगा, यानी पूरे विश्व में सेम लिखा जाता है, जिससे वैज्ञानिक को रासायनिक समीकरण की जानकारी प्राप्त करने में किसी भी प्रकार की कठिनाई नहीं होती है। अब कोई वैज्ञानिक है, मान के चलिए यहाँ कुछ खोज हुआ तो ज़रूरी नहीं है कि उसको दिक्कत होगा। अमेरिका में सब कुछ सेम होता है, यहाँ जो संकेत सूत्र हम लोग यहाँ लिखते हैं वही संकेत सूत्र का प्रयोग अमेरिका में या दूसरे देश में भी किया जाता है, जिसके कारण दूसरे देश के वैज्ञानिक को कुछ भी समझने में दिक्कत नहीं होती है। हमारा अगला टॉपिक है रासायनिक समीकरण की सीमाएं। रासायनिक समीकरण का क्या क्या लिमिटेशन है, क्या क्या दोष है, क्या क्या उसका कमी है। तो पहला लिमिटेशन है, पहला उसका दोष है कि रासायनिक समीकरण से अभिकारकों और प्रतिफलों की भौतिक अवस्था की जानकारी प्राप्त नहीं हो पाती है। जैसे मान के चलिए हम एक रासायनिक समीकरण लिखे C+O2 CO2, ठीक है। हमको ये पता नहीं चलता है कि यहाँ कार्बन क्या है, ठोस है या द्रव है या गैस है, ऑक्सीजन क्या है, या कार्बन डाइऑक्साइड जो बना वो किस स्थिति में बना, कौन सी अवस्था में बना। तो हमको इसकी भौतिक अवस्था की जानकारी नहीं प्राप्त होती है। तो पहला तो ये दोष निकला, ये सीमा निकला कि इसमें अभिकारकों और प्रतिफलों की भौतिक अवस्था की जानकारी नहीं मिलती है। दूसरा है कि अभिक्रिया के बाद उत्सर्जित या अवशोषित ऊष्मा की जानकारी नहीं मिलती है।
जब हम ये रासायनिक अभिक्रिया करते हैं तो उसमें ऊष्मा उत्सर्जित होती है या ऊष्मा का अवशोषण होता है, इसके बारे में हमको जानकारी नहीं मिलती है। अर्थात ये रिएक्शन ऊष्माक्षेपी है या ऊष्माशोषी है, इसके बारे में हमको जानकारी रासायनिक अभिक्रिया से नहीं मिलती है। तीसरा है, रासायनिक समीकरण से यह पता नहीं चलता है कि अभिक्रिया किस दशा का मतलब कितना दाब, ताप, सांद्रण, उत्प्रेरक की उपस्थिति में होता है। और देखिए जनरली रासायनिक अभिक्रिया जब हम लोग लिखते हैं तो हम यहाँ जनरली इसमें हम ना तो दाब लिखते हैं, ना ताप लिखते हैं, ना सांद्रण लिखते हैं। उत्प्रेरक की उपस्थिति यानी कैटेलिस्ट क्या होता है, इसके बारे में भी जानकारी रासायनिक अभिक्रिया से हमको नहीं मिलती है। जैसे एक रासायनिक अभिक्रिया है H2 + Cl2, ये बनाया 2HCl, ये क्या बनाया 2HCl। अब यहाँ ये अभिक्रिया में जो जनरली होता है कि यहाँ सूर्य का प्रकाश होता है। कौन सा होता है? ये अभिक्रिया जो होती है वो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होती है। तो ये हम रासायनिक समीकरण को लिखते समय इसको नहीं लिखते हैं, यानी रासायनिक समीकरण का ये दोष है कि इसको नहीं लिखा जाता है कि इसमें किस दशा में अभिक्रिया हो रही है। वहाँ कोई दाब लग रहा है, कितना प्रेशर लग रहा है, कितना दाब लग रहा है, टेम्परेचर क्या है, ताप क्या है, कितना सांद्रण में अभिक्रिया हो रहा है, यानी अभिकारक जो है उसका सांद्रता क्या है, उत्प्रेरक की उपस्थिति है या नहीं, इस सब को जनरली नहीं लिखा जाता है। चौथा है कि यह रासायनिक अभिक्रिया के दर को नहीं बताता। इस चीज़ को समझिए, रासायनिक अभिक्रिया का दर कहने का मतलब समय। जैसे मान के चलिए हमने लिखा कि C + O2 CO2, तो जब कार्बन को ऑक्सीजन से अभिक्रिया कराए तो उसमें कुछ समय लगा होगा। अब बहुत सारा अभिक्रिया तुरंत भी हो जाता है, लेकिन बहुत सारा ऐसी अभिक्रिया होती है जिसमें कुछ समय लगता है, 10 मिनट, 20 मिनट, 1 घंटा, 2 घंटा, या बहुत सारा समय भी लगता है। तो जनरली हम रासायनिक समीकरण में उस समय को नहीं लिख पाते, यानी रासायनिक अभिक्रिया की दर को नहीं लिख पाते हैं कि ये कितना दर लगाता है, रासायनिक मतलब कितना समय लगाता है, क्या दर है इसका। पांचवा है कि इससे यह जानकारी नहीं मिलता है कि अभिकारक की कितनी मात्राएं खर्च हुई तथा प्रतिफल में कितनी मात्राओं का निर्माण हुआ। जनरली यही होता है कि जब हम रासायनिक समीकरण लिखते हैं तो C तो लिखें। अब मान के चलिए हमने 10 ग्राम कार्बन का यूज किया, तो जरूरी नहीं है कि कार्बन डाइऑक्साइड जो बनेगा तो 10 का 200 ग्राम खत्म हो जाएगा, ऐसा नहीं है इसमें। और कितना कार्बन डाइऑक्साइड, मान के चलो अगर ये 15 ग्राम बना तो दोनों लगा होगा, कार्बन भी लगा होगा और ऑक्सीजन भी लगा होगा। तो इससे ये क्लियर नहीं होता है कि इसका कितना ग्राम लगा और ये कितना ग्राम बना, यानी ये जो कार्बन कितना ग्राम का उपयोग हुआ, कितना बच गया, इसकी जानकारी हमको नहीं मिलती है रासायनिक अभिक्रिया से। तो 5 इसकी सीमाएं हैं। पहला है इसकी भौतिक अवस्था के बारे में जानकारी नहीं मिलती है। दूसरा है कि कितना ऊष्मा उत्सर्जित होता है या अवशोषित होता है, इसके बारे में जानकारी नहीं मिलती है। रासायनिक समीकरण से यह पता नहीं चलता है कि अभिक्रिया किस दशाओं में हो रहा है। दशा का मतलब कितना ताप लग रहा है, कितना दाब लग रहा है, सांद्रण कितना है, या उत्प्रेरक की उपस्थिति है भी या नहीं। चौथा है कि ये रासायनिक अभिक्रिया के दर के बारे में नहीं बताता है। और पांचवा है कि अभिकारकों की कितनी मात्राएं खर्च हुई या प्रतिफल में कितना प्रतिफल का निर्माण हुआ, इसके बारे में हमको रासायनिक समीकरण से जानकारी नहीं मिलती है। तो ये 5 इसके दोष हैं, यानी सीमाएं हैं। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें तथा दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।